मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो जो मैंने पढ़ाया था आपको गुड टेस्ट के क्राइटेरिया, उन क्राइटेरिया को आगे पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ दो तरह के क्राइटेरिया होते हैं, एक है प्रैक्टिकल टेस्ट, एक होता है टेक्निकल, एक प्रैक्टिकल क्राइटेरिया और एक टेक्निकल क्राइटेरिया। प्रैक्टिकल क्राइटेरिया में आते हैं पर्पस, कॉम्प्रिहेंसिव, इकोनॉमिकल, यूजेबिलिटी, असेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रतिनिधित्वता। इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। आज जो हम पढ़ेंगे वो है टेक्निकल क्राइटेरिया। टेक्निकल क्राइटेरिया में पहला आता है माननीकृत। जो भी आप टेस्ट बनाएं वो स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। सेकंड, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। थर्ड, उसमें डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। वो रियलेबल और वैल्यूएबल होना चाहिए। उसके कुछ नॉर्म्स होने चाहिए। सभी बच्चों को लगता है कि हम ये क्यों पढ़ें, हमारे को क्यों पढ़ना है सब कुछ। तो मैं बता दूं, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे, उनका तो ये पेडागोजी का क्वेश्चन है कि राइट डाउन अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट, या अच्छे टेस्ट बनाने के क्या गुण होने चाहिए वो बताइए, इस तरह का क्वेश्चन आता है। और जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग में साइकोलॉजिकल टेस्ट करके एक पूरा टॉपिक दिया गया है। जो टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के पहले गुण क्या होने चाहिए, फिर कौन कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, फिर हमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग में कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट करने चाहिए। तो मैं हर बार एक अलग उस पर आ रही हूँ। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, बीएड फर्स्ट ईयर के, ये आपका पेडागोजी के अंतर्गत आता है कि अच्छे टेस्ट के गुण लिखिए, कोई भी 5 गुण बताइए, इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपका पेडागोजी में। या आपके इवैल्यूएशन में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। और बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चों को तो ये वर्ड्स जो मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल ऐसे दिमाग में फिट होने चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ना, ये की वर्ड्स हैं या बेसिक फंडामेंटल वर्ड्स हैं हमारी लर्निंग और टीचिंग के, जो कि आपको बोलते ही पता चल जाना चाहिए कि अच्छा इसकी बात हो रही है। क्योंकि सी टेट में, आर टेट, रीट के एग्ज़ाम में यही जो वर्ड्स होते हैं घुमा कर पूछे जाते हैं कि ये वैधता होती है क्या, या अगर ऐसा टेस्ट बनाया गया तो ये रिलायबल है क्या। तो मतलब आपको ये हर तरीके से पढ़ना है। तो आज हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज। ठीक है, स्टैंडर्डाइज को हिंदी में कहते हैं माननीकृत। माननीकृत का मतलब क्या होता है कि जो भी अगर हम टेस्ट बना रहे हैं ना, उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। उसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, कितने प्रश्न हैं, उसके निर्देशन कि भाई ये कितने टाइम का है, उसमें कितने क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन है, कितने बड़े क्वेश्चन हैं, परीक्षा लेने की विधियाँ कि आप ऑब्जेक्टिव ले रहे हो, सब्जेक्टिव ले रहे हो, किस तरह का टेस्ट ले रहे हो, उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा और उसको कितने फलांक में आपने बांटा। जैसे हम यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें A B C ऐसे सेक्शन होते हैं, तो किस सेक्शन में से आप कितने क्वेश्चंस दोगे, ये सब जो है वो किस में आता है, स्टैंडर्डाइज करने में या माननीकृत करने में। इसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहले तो समय अवधि कि जो एग्ज़ाम है वो कितनी देर का लिया जाए। जैसे अभी अगर लॉकडाउन का टाइम है और आपके एग्ज़ाम जब भी होते हैं तो यूनिवर्सिटी ये सोच रही है कि 3 घंटे का पेपर ना लेके 2 घंटे का ही लिया जाए। तो समय अवधि किसी भी टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और उसकी व्यापकता कि जो लिया जा रहा एग्ज़ाम है वो कितना व्यापक है, उसको देने वाले कितने बच्चे हैं। जैसे कोई बड़े एग्ज़ाम है, जैसे नेट का है, जेईई, इनमें लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, जबकि यूनिवर्सिटी के हज़ारों देते हैं, स्कूल के बच्चे कुछ हंड्रेड्स में होते हैं। तो डिपेंड करता है, ये दो चीज़ें बहुत मेन होती है स्टैंडर्डाइज टेस्ट के लिए। किसी भी माननीकृत का मतलब ये होता है कि उसमें जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि प्रश्न निर्देशन, परीक्षा लेने की विधियाँ, समय अवधि और व्यापकता के बारे में ध्यान रखा जाता है, ये होता है स्टैंडर्डाइज। ठीक है। फिर है सेकंड, ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठता क्या होती है। वैसे सबको पता है कि हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे रहे हैं, ये है वस्तु, वो उसको वस्तुनिष्ठता कहते हैं। उसका मतलब क्या होता है वस्तुनिष्ठता का, यानी प्रश्नों के उत्तर देते समय विभिन्न व्यक्तियों में मतभेद ना हो। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जिस क्वेश्चन का आंसर मैंने ए दिया है तो उसका जितने भी बच्चे अटेंड करेंगे उस क्वेश्चन को, उसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, यानी उसको अटेंड करने वाले बच्चों में और आंसर में किसी तरह का मतभेद नहीं होगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि गुड टेस्ट के क्राइटेरिया लिखिए, उसमें से मैंने दे दिया टेक्निकल में आता है स्टैंडर्डाइज, ऑब्जेक्टिव, रियलेबिलिटी, और एक मैंने रख दिया पर्पसनेस है। तो इसमें से गलत कौन सा है, तो आप सौदाश्यपूर्ण या पर्पसिवनेस को हटा देंगे तो ये आंसर सभी बच्चों के लिए सेम होगा। तो वो है ऑब्जेक्टिविटी, जिनके अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से न किए जा सकते हो, यानी उसका जो आंसर है ए वो सभी के लिए ए हो, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है।
इसका थर्ड है डिस्क्रिमिनेशन, या जिसको कहते हैं हिंदी में विभेदीकरण। इसका मतलब क्या होता है विभेदीकरण करना? भाई एग्ज़ाम तो सभी बच्चे दे रहे हैं, अब एक क्लास के बच्चों के लिए एक तरह का पेपर है, तो हम उसमें विभेदीकरण कैसे कर सकते हैं? देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग समझने वाली चीज़ है कि डिस्क्रिमिनेशन हर टेस्ट में होना ज़रूरी है। बिना डिस्क्रिमिनेशन के क्या होगा कि हम तुलना ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बच्चा अच्छा है और कौन सा कम योग्य है और कौन सा उच्च योग्य है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है उच्च योग्यता व निम्न योग्यता में भेद बता सके। यानी जब आप टेस्ट बनाएं तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छे और कमज़ोर विद्यार्थियों के समान अंक आएँ। अगर जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसके भी 50 नंबर आ रहे हैं और जो बिल्कुल ऐसे कमज़ोर बच्चे उनके भी 50 आंसर आ रहे हैं, तो हम उनको सेपरेट कैसे करें, हम उनको उसको डिस्क्रिमिनेट कैसे करेंगे? इसलिए जब भी कोई टेस्ट बनाया जाता है तो उसमें ध्यान रखा जाता है कि जो आंसर है वो अच्छे बालक उसमें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सके और कमज़ोर बालक जो हैं वो अपने आंसर के अनुसार ठीक ठीक नंबर प्राप्त कर सके, तो हम उसमें एक डिफरेंस कर पाएँ। अगर अच्छे बालक और जो कमज़ोर बालक हैं अगर वो समान तरह का मार्क्स प्राप्त करेंगे तो उसकी जो विभेदिकता है या उसका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो क्या हो जाएगा? शून्य, जिससे बच्चों को पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा। और इस प्रकार के टेस्ट को हम कहेंगे नेगेटिव टेस्ट। ऐसा टेस्ट नहीं बनाना चाहिए, इसलिए टेस्ट बनाते समय उसमें डिस्क्रिमिनेशन भी होनी चाहिए। तो हमने पढ़ लिया कि पहला टेस्ट स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी उसका उत्तर अगर जो भी बच्चा देगा सबका सेम आएगा। फिर उसमें डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, जो अच्छे बच्चे हैं उनके अच्छे मार्क्स आए, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनमें डिफरेंस रहे। फिर है रियलेबिलिटी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पता है बच्चे पढ़ लेते हैं सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी हमेशा उनमें एक कन्फ्यूज़न रहता है कि रियलेबिलिटी क्या होती है और वैलिडिटी क्या होती है। तो बेटा इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए और इसको दिमाग में बिठा लीजिए। नहीं आपके समझ में आता है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो आपके फर्स्ट ईयर से लेके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक हर जगह काम में आने वाली है। रियलेबिलिटी क्या होती है? जिसको हम कहते हैं हिंदी में विश्वसनीयता। ठीक है, कोई भी टेस्ट जब तक परफेक्ट नहीं होता जब तक कि उसमें रियलिटी नहीं होती। रियलिटी का मतलब होता है एक कंसिस्टेंसी का मापन करना। किसी परीक्षा के परिणाम अगर आ गए, अगर वही टेस्ट मुझे दोबारा कराना है तो दोबारा कराने पर भी वो ही रिज़ल्ट आना चाहिए जो रिज़ल्ट मुझे पहले मिले थे। ठीक है, अब आप समझे रियलेबिलिटी का मतलब होता है, आप ये समझ लो रिलायबल का मतलब हो गया किसी पर विश्वास करना। अगर मैं किसी दुकान पे सामान खरीदने आज जाती हूँ, मुझे उसका सामान बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, पर अगर मैं दोबारा सामान खरीदने गई और सामान जैसा पहले बार मुझे मिला था वैसा नहीं मिला, तो वो क्या हो जाएगा? उस पर से मेरी विश्वसनीयता हट जाएगी, वो रिलायबल नहीं रहेगा। सेम ऐसा ही टेस्ट में होता है। अगर आपने एक टेस्ट लिया तो उसमें जितने मार्क्स आ रहे हैं उतने ही मार्क्स हम उस टेस्ट को दोबारा लेने पर उन बच्चों के उतने ही मार्क्स आते हैं, जबकि हम और जितनी भी चीज़ें जो दूसरी चीज़ें अगर हम उनको शून्य मान लें या मान लें कि जो और जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो उस टाइम पर कांस्टेंट हैं, तो अगर सेम ही रिज़ल्ट आ रहा है तो वो टेस्ट जो होगा वो रियलेबल होगा। ठीक है, तो रियलेबल को आप रिवीजन से भी ध्यान कर सकते हैं, या रियलेबल को याद रखिए कि अगर मैं किसी दुकान पे कोई चीज़ ले रही हूँ तो मैं दोबारा तभी जाऊँगी जब उसकी विश्वसनीयता मेरे से बनी रहेगी, तो वो होती है रिलायबिलिटी। और वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी को हिंदी में कहते हैं वैधता। ठीक है, वैधता क्या है कि वैधता किसी भी परीक्षण का एक अत्यंत ही आवश्यक गुण होता है। और वैलिडिटी का मतलब होता है ट्रुथफुलनेस और पर्पसिवनेस ऑफ द टेस्ट। कोई परीक्षण वही मापन करे जिसके लिए उसे बनाया गया हो। ठीक है, जैसे मैंने कोई टेस्ट बनाया कि मेरी क्लास के बच्चों का मैथमेटिक्स कैसा है, तो वो जो टेस्ट है वो बच्चों का पर्टिकुलर मैथमेटिक्स को जानने के लिए ही बनाया गया हो। जो मैंने उसका ऑब्जेक्टिव रखा है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रखा है, वो उसको पूरा करता हो तो वो टेस्ट वैलिड होगा। ठीक है, और रियलेबल क्या हो गया कि आपने सेम टेस्ट अगर दोबारा किया तो आपका जो रिज़ल्ट पहले आया था वही रिज़ल्ट आपका दोबारा आ रहा है, तो वो रियलेबल है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो आंसर एक बच्चा दे रहा हो वही आंसर सभी बच्चों का है, तो वो ऑब्जेक्टिव है। और वैलिडिटी क्या है कि उसका ट्रुथफुलनेस या उसकी सच्चाई कितनी है, उसका पर्पस क्या है,
यहाँ पे याद रखो वैलिडिटी पर्पस से रिलेटेड करती है कि जिस पर्पस के लिए वो एग्ज़ाम बनाया गया है या टेस्ट बनाया गया है वो उसके लिए उतना है या नहीं। यानी मैंने किसी क्लास के लिए, किसी पॉपुलेशन के लिए, जनसंख्या के लिए कोई टेस्ट बनाया है तो उसमें जो मैं चाहती हूँ वो सारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं या नहीं, वो है वैलिडिटी। और लास्ट में आता है नॉर्म्स। नॉर्म्स ही जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं अभी 4 ईयर कोर्स में, वो तो फर्स्ट ईयर में भी मैं बहुत डिटेल में इवैल्यूएशन में पढ़ा चुकी हूँ। और जो अभी बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, प्लीज़ नॉर्म्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हर साल हर एग्ज़ाम में सीटेट, रीट है, टेट है, सब जो भी नेट है, सब में है ना माननीकृत या नॉर्म्स के ऊपर कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। तो नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स एक तरह का स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड के अनुसार हम क्या कर पाते हैं, एक बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना कर पाते हैं। जैसे आजकल हम नॉर्म्स दे, परसेंटाइल नॉर्म होता है, परसेंटाइल नॉर्म से पता चलता है कि इस बच्चे के इतने परसेंटाइल है। परसेंटेज की बात नहीं हो रही, परसेंटाइल की। परसेंटाइल का मतलब 95 परसेंटाइल है, यानी मेरे से ऊपर अभी 5% बच्चे और हैं, ठीक है। तो वो होता है परसेंटाइल। इस तरीके से नॉर्म्स में क्या होता है, हम एक बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना कर सकते हैं। मुख्यतः जो मेजर नॉर्म्स होते हैं वो 3 तरीके के, मान लो आप, मेजर जो हम पढ़ते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। एक आयु मानक होता है, एज नॉर्म, एक होता है ग्रेड नॉर्म, एक होता है परसेंटाइल नॉर्म, और एक होता है स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म, जो ये सब इवैल्यूएशन में पढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को मैं पढ़ा चुकी हूँ, और बीएड वाले बच्चे ज़रूर इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। जो भी टॉपिक मैंने लिया है वो आप ज़रूर अपने बीएड के एग्ज़ाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ज़रूर देखेंगे, अगर सीरियसली आप इनको फॉलो करते हैं और समझते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अबाउट द गुड टेस्ट। सो हैव ए गुड डे अहेड। थैंक